नमस्कार, मैं डॉक्टर कल्पना उपाध्याय, शासकीय मिनी माता गर्ल्स कॉलेज बलौदा बाजार। ये जो चैप्टर है ये बे भाग 1 का 3rd यूनिट है और इस चैप्टर का शीर्षक है एकाधिकृत प्रतियोगिता या अपूर्ण प्रतियोगिता। तो एकाधिकृत प्रतियोगिता है क्या? तो जब किसी वस्तु के व्यवसाय में एक से अधिक जो फर्में होती हैं वो लगभग समान या समरूप वस्तुओं का उत्पादन करती हैं तो हम उसको एकाधिकृत प्रतियोगिता के नाम से जानते हैं। इस एकाधिकृत प्रतियोगिता को हम अपूर्ण प्रतियोगिता भी कहते हैं क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता की किसी एक विशेषताओं का न होना बाजार को अपूर्ण कर देता है। इस प्रतियोगिता की कुछ विशेषताएं हम देख लें जिनके आधार पर हम जानेंगे कि ये एकाधिकृत प्रतियोगिता है। इसकी विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है विक्रेताओं का बड़ी संख्या में होना। यहाँ पे विक्रेताओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और ये विक्रेता हम कहें कि अलग निकट स्थानापन्न वस्तुओं का उत्पादन करती है और इसलिए इनके बीच में कंपटीशन होता है और एक फर्म संपूर्ण उद्योग के एक आंशिक रूप की ही पूर्ति कर पाती है और इसलिए कीमत को ये आंशिक रूप से ही प्रभावित करती है। दूसरी विशेषता है विभेदीकृत उत्पादन। विभेदीकृत उत्पादन का मतलब है कि ये अलग अलग रूप गुण आकार वाली वस्तुओं का उत्पादन करती है। ये समरूप वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती है और बस इनकी जो फर्में हैं ये हम कहें लगभग निकट स्थानापन्न वस्तुओं का उत्पादन करती है। तीसरी है अप्रतिबंधित प्रवेश या बहिगमन। अप्रतिबंधित प्रवेश या बहिगमन का मतलब ये है कि यहाँ पे फर्मों को उद्योग में प्रवेश करने और उद्योग से बाहर निकलने की पूरी स्वतंत्रता होती है। इस पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। विक्रय लागतें, इस तरह के इस प्रतियोगिता में विक्रय लागतों का विशेष महत्व होता है क्योंकि हर फर्म अपनी वस्तु की बिक्री की मात्रा को बढ़ाने के लिए विज्ञापन और प्रसार का सहारा लेती हैं। पांचवी बात है बाजार का अपूर्ण ज्ञान। यहाँ पे क्रेताओं को बाजार का पूरा ज्ञान नहीं होता है, इसलिए वो कम या अधिक कीमत पर वस्तु को खरीद लेती हैं। छठवीं बात है गैर कीमत प्रतियोगिता। तो गैर कीमत प्रतियोगिता का मतलब ये है कि यहाँ पर कीमत में कमी करने के बजाय उत्पादक हम कहें कि क्रेताओं को उपहार या गिफ्ट देकर उसको अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करती है। जैसे कि हम देखते हैं अगर हम चाय लेते हैं तो उसके साथ अगर मग हमको मिलता है या हम सर्फ लेते हैं तो उसके साथ बाल्टी फ्री मिलता है। तो इस तरह की चेष्टाओं के माध्यम से विक्रेता ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। छठी है फर्म की कीमत नीति। फर्म की कीमत नीति का मतलब ये है कि यहाँ पर वस्तु की कीमत का निर्धारण फर्में स्वयं करती हैं, है ना। जैसे हमने देखा था कि पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत का निर्धारण उद्योग करता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि ये लोग समरूप वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं इसलिए कीमत का निर्धारण फर्मों के द्वारा स्वयं किया जाता है। तो जहां पर ये सारी विशेषताएं हैं उसको हम अधिकृत प्रतियोगिता के नाम से जानते हैं। एक अधिकृत प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत निर्धारण करने के पहले आइए हम इसके आगम और लागत वक्रों की चर्चा कर लें। तो आप देख रहे हैं ये आगम वक्र है। आगम वक्र ये AR या औसत आय का वक्र है, ये समांत आय का वक्र है। ये दोनों वक्र ऊपर से नीचे की ओर गिरते हुए वक्र के रूप में हमको दिखाई दे रहा है। इसका कारण ये है कि कोई भी फर्म अपने उत्पादन की मात्रा को अपने बिक्री की मात्रा को बढ़ाने के लिए कीमतों में कमी करता है, जिसकी वजह से ये वक्र ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ वक्र हमको दिखाई देता है। ये इसकी लागत वक्र है जो फिक्स है सभी तरह की प्रतियोगिताओं के लिए। ये औसत लागत वक्र है, ये समांत लागत वक्र है। इस वक्र की विशेषता ये है कि औसत लागत वक्र को समांत लागत वक्र उसके न्यूनतम बिंदु से काटती हुई ऊपर की ओर जाती है। तो ये उसका लागत वक्र है। अब हम देखते हैं कि इस स्थिति में फर्म के साम्य की अगर हम चर्चा करें तो एक फर्म के साम्य के लिए 2 शर्तों का होना आवश्यक है। एक पहली शर्त है MR = MC और दूसरी शर्त है MR रेखा को नीचे से काटती हुई ऊपर की ओर जाए।
अधिकृत प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत निर्धारण की चर्चा करेंगे और ये कीमत निर्धारण अल्पकाल की स्थिति में और दीर्घकाल की स्थिति में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अल्पकाल में फर्म का संतुलन। अल्पकाल एक शार्ट पीरियड या एक छोटी अवधि होती है और इस कम समय में एक उत्पादक के लिए मांग के अनुरूप पूर्ति को एडजस्ट करना संभव नहीं होता और इसलिए हम देखते हैं कि अल्पकाल में एक उत्पादक को सामान्य से अधिक लाभ भी मिल सकता है, सामान्य लाभ भी मिल सकता है या उसको हानि भी हो सकती है। अर्थात अल्पकाल में ये तीन परिस्थितियों का सामना एक फर्म कर सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं असामान्य लाभ की स्थिति। असामान्य लाभ की स्थिति एक उत्पादक के लिए तब होती है जब उसकी औसत आय उसकी औसत लागत की तुलना में ज्यादा होता है, तब उसको असामान्य लाभ की प्राप्ति होती है। आइए हम इस चित्र के जरिए उस कीमत निर्धारण को देखते हैं। इस चित्र में OX पर हमने वस्तु की मात्रा को, OY पर हमने कीमत या लागत को दर्शाया है, AR औसत आय की रेखा है, MR समांत आय की रेखा है, AC औसत लागत की रेखा है और MC समांत लागत की रेखा है। हमने फर्म के संतुलन की दो शर्तें बताई थी और वो दोनों शर्तें इस E बिंदु पर पूरी हो रही है। अर्थात इस E बिंदु पर MR = MC है और MC रेखा MR रेखा को नीचे से काटती हुई ऊपर की ओर जा रही है। तो ये E संतुलन बिंदु है जहाँ पे उत्पादन की मात्रा ON के बराबर है। एक फर्म को लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, इसको देखने के लिए हम उसकी औसत लागत और औसत आय रेखा की तुलना करते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि AR रेखा या आय की रेखा ऊपर है और AC यानी लागत की रेखा नीचे है। इसका मतलब है एक फर्म को लाभ की प्राप्ति हो रही है। कितनी लाभ हो रही है ये हम देखते हैं। E2N एक फर्म की आय है, E1N एक फर्म की लागत है। अगर इस आय में हम लागत को घटा देते हैं तो E2 E1 एक फर्म की प्रति इकाई लाभ की मात्रा को दर्शाता है। अगर हम इसके कुल लाभ की मात्रा को देखें तो हम देखते हैं P1 E2 P E1 एक फर्म को कुल लाभ की प्राप्ति होती है। अर्थात हम देखें कि अल्पकाल में एक फर्म को सामान्य से अधिक लाभ की प्राप्ति हो रही है। अब हम दूसरी स्थिति देखते हैं जिसको हम कहते हैं सामान्य लाभ की स्थिति। तो सामान्य लाभ एक फर्म को कब मिलता है? जब उसकी औसत आय ठीक उसकी औसत लागत के बराबर होता है, तब एक फर्म को सामान्य लाभ की प्राप्ति होती है। हम इसको एक चित्र के जरिए देखते हैं। यहाँ पर हमने OX पर वस्तु की मात्रा को और OY पर कीमत को दर्शाया है। AR उसकी औसत आय की रेखा है, MR समांत आय की रेखा है, AC औसत लागत और MC समांत लागत की रेखा है। ये E बिंदु हमारा संतुलन बिंदु है जहां पर MR = MC है और MC रेखा MR रेखा को नीचे से काटती हुई ऊपर की ओर जा रही है। यहाँ पे उत्पादन की मात्रा ON के बराबर है। अब हम देखते हैं कि एक फर्म की औसत आय और औसत लागत रेखा की तुलना हम करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इस E1 बिंदु पर एक फर्म की लागत रेखा और आय रेखा दोनों एक दूसरे के बराबर है। अर्थात हम कहें E1N एक फर्म की आय है और E1N एक फर्म की लागत भी है। अर्थात आय और लागत एक दूसरे के बराबर है। अर्थात हम देखते हैं फर्म को सामान्य लाभ की प्राप्ति हो रही है। तीसरी स्थिति है हानि की स्थिति। अल्पकाल में एक उत्पादक को हानि का भी सामना करना पड़ सकता है और ये हानि उसको तब मिलता है जब उसकी औसत आय की तुलना में उसकी औसत लागत ज्यादा होती है, तो उसको हानि की स्थितियों का सामना करना पड़ता है। इसको भी हम एक चित्र के माध्यम से देखते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमने OX पर वस्तु की मात्रा को, OY पर कीमत और लागत को दर्शाया है। AR औसत आय की रेखा है, MR समांत आय की रेखा है, AC औसत लागत की रेखा है और MC समांत लागत की रेखा है। E बिंदु ये हमारे संतुलन का बिंदु है जहां पर MR = MC है और MC रेखा MR रेखा को नीचे से काटती हुई जा रही है।
तो यहाँ पर उत्पादन की मात्रा ON के बराबर है। अब हम देखते हैं कि फर्म को लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। इस स्थिति को देखने के लिए हम उसके औसत लागत और औसत आय रेखा की तुलना करते हैं। तो हम क्या देखते हैं, लागत रेखा ऊपर है और आय की रेखा नीचे है। इसका मतलब है फर्म को हानि की स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। कितनी हानि हो रही है, तो हम देखते हैं E2N एक फर्म की लागत है, E1N एक फर्म की आय है। अगर इस लागत में हम आय को घटा दें तो E2 E1 क्या है, एक फर्म को प्रति इकाई हानि हो रही है। अगर हम कुल हानि की स्थिति देखें तो P1, E2, P और E1 ये टोटल हानि की स्थिति है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि एक उत्पादक हानि वहन करके कब तक उत्पादन कर सकता है। तो हम ये देखते हैं, इसमें एक रेखा और आपको दिखाई दे रहा है, ये ABC रेखा, एवरेज वेरिएबल कास्ट, औसत परिवर्तनशील लागत की रेखा है। अगर एक उत्पादक को उसकी जो आय है उससे अगर नीचे होती है तो वो उसको उत्पादन बंद कर देना चाहिए। तो इस रेखा को हम उत्पादन के बंद होने का बिंदु कह सकते हैं। अर्थात एक उत्पादक को अगर औसत परिवर्तनशील लागत की प्राप्ति होती रहे तब तक वो उत्पादन को चालू रखेगा और उसके बाद वो उसको बंद कर सकता है। दीर्घकाल में फर्म के संतुलन की स्थिति को अब हम देखेंगे। दीर्घकाल एक लंबी अवधि होती है और इस लंबी अवधि में कोई भी उत्पादक हानि वहन करके उत्पादन नहीं करना चाहता है। अर्थात दीर्घकाल में एक उत्पादक मांग के अनुरूप पूर्ति को समायोजित करने में सफल होता है और इसलिए उसको सामान्य लाभ की प्राप्ति होती है। अगर किसी फर्म को किसी इंडस्ट्री में अगर बहुत लाभ मिल रहा है तो उस उद्योग में बहुत सारी जो फर्में होती हैं वो प्रवेश करती हैं और इससे वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है और पूर्ति बढ़ने से कीमत कम होने से लाभ सामान्य हो जाते हैं। इसी तरह से अगर किसी उद्योग में बहुत सारी फर्मों को हानि होती है तो लॉन्ग टर्म में बहुत सारी फर्में हानि उठाकर उत्पादन नहीं कर सकती और इसलिए वो उद्योग छोड़कर बाहर हो जाती हैं, जिससे वस्तु की पूर्ति कम हो जाती है और कीमत बढ़ जाता है, जिससे लाभ सामान्य हो जाते हैं। तो आइए हम इसको एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो इस चित्र में OX पर हमने वस्तु की मात्रा को, OY पर हमने कीमत या लागत को दर्शाया है। LAR या हम कहें लॉन्ग टर्म एवरेज रेवेन्यू की रेखा है, ये लॉन्ग टर्म मार्जिनल रेवेन्यू की रेखा है। ये लॉन्ग टर्म एवरेज कास्ट, ये लॉन्ग टर्म मार्जिनल कास्ट की रेखा है। ये ई बिंदु ये संतुलन का बिंदु है जहां पर हम देखते हैं कि MR इज इक्वल टू MC है और MC रेखा दीर्घकालीन औसत दीर्घकालीन सीमांत लागत की जो रेखा है वो औसत लागत की रेखा को नीचे से काटती हुई ऊपर की ओर जारी है। यहाँ पे उत्पादन की मात्रा ON के बराबर है। हम ये देखते हैं कि इस E1 बिंदु पर हम देखते हैं कि एवरेज लागत की रेखा और एवरेज आय की रेखा दोनों एक दूसरे के बराबर है। अर्थात यहाँ पे फर्म को न लाभ हो रहा है न हानि हो रही है और सामान्य लाभ की प्राप्ति हो रही है। तो इस तरह से दीर्घकाल में एक फर्म को केवल सामान्य लाभ ही मिलता है। तो ये पूरी एक अधिकृत प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत निर्धारण की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हुई। थैंक यू।